गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या है, और हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्रकाश का माध्यम में संचरण। प्रकाश माध्यम में किस तरह से चलता है, और इस प्रकाश का माध्यम में संचरण को लेकर हमने दो साइंटिस्ट को स्टडी किया था। दो सिद्धांत हमने आपके सामने रखे थे। पहला था आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और सेकंड जो सिद्धांत था वो था मैक्स प्लैंक का बैकेट सिद्धांत। दोनों ही सिद्धांतों में हमने क्या स्टडीज किया और दोनों में क्या रिजल्ट निकाला था। चाहे न्यूटन का कणिका सिद्धांत हो या मैक्स प्लैंक का सिद्धांत हो, दोनों ने ही कहा कि दोनों ने ही प्रकाश की कणीय प्रकृति का समर्थन किया था और प्रकाश को सीधी सरल रेखा में चलता हुआ माना। इसका मीन ये हुआ कि न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है और जो मैक्स प्लैंक का बैकेट सिद्धांत है, दोनों ने ही क्या कहा कि प्रकाश माध्यम में कण की तरह संचरित होता है और वहां वो सीधी सरल रेखा में चलता है, और कण से संबंधित जो घटनाएं हैं, कौन सा अपवर्तन है, परावर्तन है, इनकी व्याख्या हम इनको लेकर कर पा रहे हैं। पर ऐसी घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, जहां हम क्या मान के चल रहे थे, क्या मान के चल रहे हैं कि प्रकाश तरंग की तरह चलता है, तो सर उन घटनाओं की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत या मैक्स प्लैंक के बैकेट सिद्धांत को लेकर नहीं की जा सकी। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत और मैक्स प्लैंक सिद्धांत दोनों ने ही प्रकाश के कणीय प्रकृति का समर्थन किया। पर मैं पहले बता चुका हूं कि अगर हम इन दोनों साइंटिस्ट को ही सही मानकर बैठ जाए, ये मान ले कि प्रकाश माध्यम में कण की तरह ही चलता है, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रकाश की जो तरंग वाली घटनाएं डेवलप हो रही है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये डेवलप होनी ही नहीं चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली आप देखो प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है और ध्रुवण भी होता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े और नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास चले, और उनका नाम था डी ब्रॉगली सिद्धांत। डी ब्रॉगली सिद्धांत ने अपना एक सिद्धांत रखा और कहा कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत और जो मैक्स प्लैंक का बैकेट सिद्धांत है, जो उन्होंने बताया वो सही है कि प्रकाश माध्यम में कण की तरह चलता है, सीधी सरल रेखा में चलता है, लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि प्रकाश कण की तरह ही चल सकता है। उन्होंने बताया कि प्रकाश कण की तरह भी चल सकता है और तरंग की तरह भी चल सकता है। डी ब्रॉगली सिद्धांत ने कहा कि प्रकाश माध्यम में कण और तरंग दोनों की तरह चल सकता है। वो प्रकाश में माध्यम में कण की तरह भी चल सकता है और माध्यम में तरंग की तरह भी चल सकता है। इसका मतलब यह है कि डी ब्रॉगली ने प्रकाश के ड्यूअल नेचर का समर्थन किया। ये सिद्धांत ही कहना चाहता है कि प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, द्वि प्रकृति का होता है। अर्थात डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रकाश माध्यम में दो प्रकार से चल सकता है। वो माध्यम में कण की तरह भी चल सकता है और वो माध्यम में तरंग की तरह भी चल सकता है। तो डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश है सर वो द्वि प्रकृति का होता है। जो हमारा प्रकाश है सर वो क्या होता है सर, द्वि प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। क्या होता है सर, ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश माध्यम में कण की तरह भी चल सकता है। नंबर 2, प्रकाश माध्यम में तरंग की तरह भी चल सकता है। प्रकाश माध्यम में क्या कर सकता है सर, कण की तरह भी चल सकता है और तरंग की तरह भी चल सकता है। तो डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रकाश द्वि प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, अर्थात प्रकाश माध्यम में दो प्रकार से संचरित हो सकता है। नंबर 1 कण की तरह और नंबर 2 तरंग की तरह। और उसने ये भी बताया कि जब प्रकाश कण की तरह माध्यम में संचरित होता है, जब प्रकाश कण की तरह संचरित होता है तो वो कण से संबंधित जो घटनाएं हैं, कौन है सर, अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, ठीक है, इन घटनाओं की व्याख्या करता है या ये घटनाएं डेवलप करता है। और जब प्रकाश तरंग की तरह संचरित होता है तो तरंग से संबंधित कौन है सर, व्यतिकरण, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, आदि घटनाएं डेवलप करता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया सर, डी ब्रॉगली सिद्धांत ने दिया। किसने दिया सर, डी ब्रॉगली सिद्धांत। डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रकाश द्वि प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, अर्थात प्रकाश माध्यम में दो प्रकार से संचरित हो सकता है। वो कण की तरह भी संचरित हो सकता है और तरंग की तरह भी संचरित हो सकता है। जब प्रकाश माध्यम में कण की तरह संचरित होता है तो वो कण से संबंधित घटनाएं, अपवर्तन, परावर्तन आदि घटनाएं उत्पन्न करेगा। और जब वो माध्यम में तरंग की तरह संचरित होता है तो फिर वो तरंग से संबंधित जो घटनाएं हैं, कौन, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, आदि घटनाएं डेवलप करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर कब कौन सी प्रकृति से संचरित होगा। ये तो कह दिया आपने
कि प्रकाश माध्यम में ड्यूअल नेचर रहता है, द्वि प्रकृति रखता है, वो दो तरह से चल सकता है, वो कण की तरह भी चलेगा, तरंग की तरह भी चल सकता है। कण की तरह चलता है तो कण से संबंधित घटनाएं उत्पन्न करेगा, तरंग से चलेगा तो तरंग से संबंधित घटनाएं डेवलप करेगा। पर सर ये कैसे डिसाइडेड होगा कि वो कब कौन सी प्रकृति से माध्यम में संचरित होगा? तो इसको लेके डी ब्रोगली ने बताया कि सर जब प्रकाश माध्यम में संचरित होता है, प्रकाश माध्यम में संचरित होता है तो उसके पास में कण प्लस तरंग दोनों प्रकृति एक साथ होती है। कण और तरंग दोनों प्रकृति एक साथ रखता है। ऐसा नहीं कि केवल प्योरली वो कण की तरह चल रहा है या प्योरली 100% तरंग की तरह चलता है, ऐसा नहीं होगा। दोनों प्रकृति उसके पास में होती है। बस इतना सा होगा कि एक प्रकृति थोड़ा अधिक प्रभावशाली होगी और एक प्रकृति कम प्रभावशाली होगी। सपोज करो जब प्रकाश माध्यम में चल रहा है तो कणीय प्रकृति 10% है, तो 90% प्रकृति क्या हुई? तरंग प्रकृति हुई। ठीक है, तो आप देखो यहां कौन सी प्रकृति अधिक प्रभावशाली है? सर वो तरंग प्रकृति अधिक प्रभावशाली है। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि 90% तरंग की तरह कण की तरह चले तो 10% क्या होगा? तरंग। तो यहाँ देखो कणीय प्रकृति अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ किसने बताया? सर डी ब्रोगली ने बताया कि जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो कण और तरंग दोनों प्रकृति एक साथ होती है। ये तो कभी होगा ही नहीं कि कण 100% हो जाए और तरंग 0 हो जाए। हाँ, कण 95% हो सकता है, तरंग 5% होगी। तरंग 99% हो सकता है, कण 99% हो सकता है, तो तरंग 1% होगी। पर ऐसा नहीं होगा कि केवल कण 100% हो जाए, तरंग हो ही नहीं, ये संभव नहीं है। मतलब कण और तरंग दोनों एक साथ संबंधित होते हैं। दोनों एक साथ क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कोई एक प्रकृति पॉसिबल ही नहीं है। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार कण के साथ उसकी तरंग दैर्ध्य संबंधित होगी ही होगी। कण है तो तरंग भी होगा और तरंग है तो कण भी होगा। तो दोनों प्रकृति उसके साथ में होती है, लेकिन एक प्रकृति ज्यादा प्रभावशाली होती है और एक प्रकृति कम प्रभावशाली होती है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली होगी, जिस समय जब प्रकाश माध्यम में चल रहा है तो जिस माध्यम में संचरण के समय जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली होती है, प्रकाश उसी प्रकृति से माध्यम में संचरित होता हुआ हमें नजर आता है और उसी प्रकृति से संबंधित घटनाएं डेवलप करता है। जैसे इस केस की बात करूं आप देखो, तो यहाँ कणीय प्रकृति कितनी है? 10%। तरंग प्रकृति कितनी है? 90%। तो कौन अधिक प्रभावशाली है? तरंग प्रकृति। तो यहाँ प्रकाश तरंग की तरह संचरित होता हुआ नजर आएगा और तरंग से संबंधित घटनाएं डेवलप करेगा। लेकिन अगर हम इस यहाँ की बात करें तो सर देखो यहाँ तरंग प्रकृति 10% है और जो कणीय प्रकृति वो कितनी है? सर 90% है। तो आप देखो यहाँ जो है सर वो कणीय प्रकृति अधिक प्रभावशाली है, तो वो कण की तरह संचित होता हुआ नजर आएगा और कण से संबंधित घटनाएं डेवलप करेगा। तो ये था आपका डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत ने हमें क्लियर किया कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत और जो मैक्स प्लैंक का पैकेट सिद्धांत है वो दोनों केवल कण की बात कर रहे थे। कण की तरह प्रकाश माध्यम में चलता है, कण से संबंधित घटनाएं डेवलप होगी। लेकिन डी ब्रोगली ने आगे क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, प्रकाश कण की तरह चलता है पर वो तरंग की तरह भी चल सकता है। ठीक है, प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होता है, द्वि प्रकृति का होता है, वो कण और तरंग दोनों की तरह चल सकता है। जब वो कण की तरह चलेगा तो कण से संबंधित घटनाएं डेवलप करता है और जब वो तरंग की तरह चलेगा तो वो तरंग से संबंधित घटनाएं डेवलप करता है। ठीक है, और ये भी बताया कि जब प्रकाश जब माध्यम में संचरित होता है तो जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली होती है, दोनों जब प्रकाश माध्यम में संचरित होता है तो दोनों प्रकृति उसके पास में होती है, पर एक अधिक प्रभावशाली और एक कम प्रभावशाली। तो जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली होगी उसी प्रकृति से संबंधित, उसी प्रकृति के साथ प्रकाश माध्यम में संचित होता हुआ नजर आएगा हमें और उसी प्रकृति संबंधित घटनाएं डेवलप करेगा। ठीक है, तो यही था आपका डी ब्रोगली सिद्धांत। ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली सिद्धांत को ये था आपका इनवर्ट थ्योरेटिकल हमने बोल दिया कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, डी प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश माध्यम में दो प्रकार से चल सकता है, कण की तरह और तरंग की तरह। जब कण की तरह चलेगा तो कण की घटनाएं डेवलप करेगा और तरंग की तरह तरंग की घटनाएं डेवलप करेगा। तो या तो आप ऐसे बोल दो या इसको अदर वर्ड में भी बोला गया, इसको सिंपल वर्ड में बोला गया है। क्या सिंपल सा बोलेंगे? डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंग दैर्ध्य संबंधित होती है। या तो आप पूरा ये बोलो, 4-5 लाइन पूरा बोल दो ये डी ब्रोगली सिद्धांत है, या इसको एक सिंपल सा एक सिंगल एक लाइन में लिखा गया कि डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार, डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंग दैर्ध्य संबंधित होती है। और उसने लिखा कि लैम्बडा समानुपाती 1/p, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है।
डी ब्रॉगली सिद्धांत का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, लैम्बडा समानुपाती 1/p। ये है आपका डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंगदैर्घ्य संबंधित होती है। तो जो हमने यहाँ समझाया उसी को यहाँ लिखा। हमने क्या समझाया था कि जब प्रकाश माध्यम में चलता है तो सिंगल प्रवृत्ति संभव ही नहीं होती है, ठीक है, दोनों प्रकृति साथ होती है, कण है तो तरंग भी होगा और तरंग है तो कण भी होगा। बस इतना सा है कि एक ज्यादा प्रभावशाली और एक आपकी कम प्रभावशाली। जैसे यहाँ तरंग कितना है 90%, तो कण कितना हो गया 10%। ये तरंग 95% हो सकता है, ये 5% हो जाएगा, ये 99% हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि तरंग 100% हो गया 0%, ऐसा संभव नहीं होता। दोनों प्रकृति साथ होगी, बस एक मैक्सिमम और एक मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है। पर सिंगल प्रवृत्ति पॉसिबल ही नहीं है। तो कण है तो तरंग भी है और तरंग है तो कण भी है, मतलब। और आप देखो ये लैम्बडा किसको दिखाता है, तरंग प्रकृति को। और ये जो p है सर, p कौन है, संवेग। क्या होता है सर, मास इनटू वेलोसिटी। तो सर ये मास और वेलोसिटी, मास किसको दिखाता है, पार्टिकल को, ठीक है। तो संवेग किसको दिखाता है, कणीय प्रकृति को, और लैम्बडा किसको दिखाता है, तरंग प्रकृति को। तो दोनों प्रकृति एक साथ संबंधित होती है, कण है तो तरंग भी होगा और तरंग है तो कण भी होगा। तो इन्हीं को हमने ज्वाइन करके कह दिया कि डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंगदैर्घ्य संबंधित होती है। तो आप या तो पूरा ये 5 लाइन बोलिए या सिंपल मैथमेटिक्स के रूप में बोल दो कि डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार, डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंगदैर्घ्य संबंधित होती है, अर्थात लैम्बडा समानुपाती 1/p। तो आगे सोल्व करेंगे तो लैम्बडा इक्विवेलेंट आएगा, समानुपाती किसमें आएगा, इक्विवेलेंट में आएगा, तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, h/p, जहां h कौन है, समानुपाती नियतांक है, या इसे प्लांक नियतांक का नाम भी दिया गया। तो यहाँ लैम्बडा कौन है सर, लैम्बडा तो है प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य। क्या है सर, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य। सर ये h कौन है, सर ये है h है प्लांक नियतांक। h कौन है, प्लांक नियतांक है। सर p क्या है, सर p है कण का संवेग। p कौन है, कण का संवेग है, ठीक है, या प्रकाश का संवेग बोल दीजिए आप, एक ही बात है, प्रकाश का संवेग बोल दो। तो ये है आपका डी ब्रॉगली सिद्धांत। और जो समीकरण नंबर 1 है सर, इसको डी ब्रॉगली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आएगा कि डी ब्रॉगली समीकरण लिखो, तो आप लिखेंगे लैम्बडा बराबर h/p, लैम्बडा बराबर h/p। सर ये डी ब्रॉगली समीकरण कहलाती है। तो डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या है, बहुत सिंपल है। डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार, या तो आप ये 4 लाइन बोलें या फिर सिंपल बोल दें, डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कण से उसकी तरंगदैर्घ्य संबंधित होती है, अर्थात लैम्बडा समानुपाती 1/p, या फिर लैम्बडा बराबर h/p, जहां इक्वेशन 1 को क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण भी कहा गया। इसको थोड़ा सा हम ये भी आगे कह सकते हैं कि जो p होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो लैम्बडा बराबर h/मास इनटू वेलोसिटी भी आगे चल के लिखेंगे, पर फिलहाल बाद में करेंगे। फिलहाल आप इतना ही रखिए ध्यान कि ये आपका डी ब्रॉगली सिद्धांत है। तो कुल मिला के हमने प्रकाश का माध्यम में संचरण को लेके काम किया, प्रकाश माध्यम में किस तरह से संचरित होता है, और इसको लेकर हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में बात की। सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, फिर मैक्स प्लांक का पैकेट सिद्धांत आया। दोनों सिद्धांत ने कहा कि प्रकाश कण की तरह चलता है और प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। दोनों ने ही प्रकाश की कणीय प्रकृति समर्थन किया था और प्रकाश को सीधी सरल रेखा में चलता हुआ माना था। लेकिन आगे कौन आया, डी ब्रॉगली सिद्धांत आया। उसने कहा कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, पर ऐसा नहीं कि प्रकाश कण की तरह ही चल सकता है, प्रकाश तरंग की तरह भी चल सकता है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, प्रकाश माध्यम में 2 प्रकार से चल सकता है, कण की तरह भी चल सकता है और तरंग की तरह भी चल सकता है। जब कण की तरह चलता है तो कण की घटनाएं डेवलप करता है, और तरंग की तरह जब चलेगा तो तरंग की घटनाएं डेवलप करेगा। साथ में ये भी कहा कि जिस समय जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली, प्रकाश जब माध्यम में संचित होता है तो उस समय संचरण के समय जो प्रकृति अधिक प्रभावशाली होगी, प्रकाश उसी प्रकृति से माध्यम में संचित होता हुआ नजर आएगा और उसी प्रकृति से संबंधित घटनाएं डेवलप करेगा। यही है कौन, आपका डी ब्रॉगली सिद्धांत। या इसको शॉर्ट में कह दो कि प्रत्येक कण से उसके तरंगदैर्घ्य संबंधित होती है, लैम्बडा समानुपाती 1/p या लैम्बडा बराबर h/p। समीकरण एक क्या कहलाता है सर, डी ब्रॉगली समीकरण कहलाता है। तो ये था माध्यम में संचरण, और इस तीनों का हम डिस्कस निकालें तो हम लास्ट वाला जो हम बोल रहे हैं डी ब्रॉगली, वो बोलेंगे कि प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, डी प्रकृति का होता है। प्रकाश माध्यम में कण की तरह भी चल सकता है और तरंग की तरह भी चल सकता है, ठीक है। तो ये हमने प्रकाश का माध्यम में संचरण समझा। अब कुछ हम क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे जो यहाँ से कुछ आते प्रॉब्लम। तो देखो क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।
यहां से कुछ नोमिकस, पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, उसने कहा कि जो प्रकाश तरंग की आवर्ती है वो कितनी है सर, 5 इंटू 10⁻6 या 5 हर्ट्ज मान लीजिए, चलो ठीक है आप यही मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज प्रकाश तरंग की जो आवर्ती है वो कितनी है सर, 50 हर्ट्ज है। तो आप बताइए जो फोटोन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, प्रकाश तरंग की आवर्ती दे रखी है उसने, और क्या बोल रहा है सर फोटोन की क्या निकालो सर, एनर्जी निकालिए, फोटोन की क्या निकालिए, एनर्जी निकालिए आप। तो हमें प्रकाश तरंगों की आवर्ती दे रखी है और बोल रहा है फोटोन की ऊर्जा निकालिए। तो हम बता चुके हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है सर वो कितनी होती है, एच में होती है। जो फोटोन की ऊर्जा है सर वो कितनी होती है, एच में होती है। तो आप यहाँ से ध्यान रखें कि सर हमारे पास क्या चाहिए सर, एक तो प्लांक नियतांक सर वो तो स्टैंडर्ड मान होता है, वो तो हम जानते हैं सर, एच कितना होता है सर 6.62 इंटू 10⁻32। ठीक है सर, ये हमारे पास है, कौन है सर, प्लांक नियतांक है 6.62 इंटू 10⁻32 है। इसके अलावा सर ये जो आवर्ती इसने दे रखी है सर कितनी है सर, 50 हर्ट्ज है, कितनी है सर, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से प्लांक नियतांक उठाना और ये उठाओ तो दोनों वैल्यू पुट करो, तो सर ये हमारे पास आ जाएगा एच म्यू, तो एच कितना है सर 6.62 इंटू 10⁻32 और इंटू में कौन सा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमने फोटोन की ऊर्जा हमने निकाली सर, किसमें आएगी सर, जूल में आएगी, किसमें आएगी, जूल में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो प्रकाश तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है सर, उसने कहा हम कह सकते हैं कि सर 4500 एंगस्ट्रॉम कह दिया उसने। ठीक है, कि जो हमारे पास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है सर वो कितनी है सर, 45 एंगस्ट्रॉम, या फिर ऐसा ले लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम है। और फोटोन की ऊर्जा निकाली, फोटोन की ऊर्जा निकाली, तो हम निकाल सकते हैं जी को। अभी पहले हमें क्या मिली थी सर, आवर्ती, तो सर फोटोन की ऊर्जा हमने क्या लिखा, एच म्यू, तो एच हम जानते हैं स्टैंडर्ड है, म्यू दे रखा है तो हम निकाल चुके। पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आवर्ती ही गिवन होगा, हर बार आपको आवर्ती गिवन हो, आपको लेमड़ा भी ठीक है दिया जा सकता है। जैसे उसने कहा लेमड़ा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, उसने कहा ऊर्जा निकालो फोटोन की, तो हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं एच म्यू होता है। पर ये भी आप ध्यान रखो कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा होता है, म्यू बराबर कितना होता है, सी अपॉन लेमड़ा होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा एस सी अपॉन लेमड़ा। तो देखो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। तो आप सिंपल डालें सर, सबकी वैल्यू हमें पता है सर, क्या सर, एक एच प्लांक नियतांक सर हम जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻34। सर कौन है सी, सर सी कौन है सर, प्रकाश का वेग, लाइट वेलोसिटी, सर कितना होता है सर, ये होता है 3 इंटू 10⁸। सारे स्टैंडर्ड मान जो आपको याद होने चाहिए। और सर लैम्बडा कौन है सर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो हमें दे रखा है सर, कितना है सर, ये है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, और इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 10⁻10। तो ये कितना आएगा 6 इंटू 10⁻7 मीटर में आ जाएगा। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो फोटोन की ऊर्जा हमारे पास कितनी आएगी सर, एस सी अपॉन लेमडा। तो ये कितना आया, एच कितना है सर 6.62 इंटू 10⁻32 और इंटू में सर सी कितना है सर 3 इंटू 10⁸ है, और अपोर में कौन है सर, लेमडा है सर, कितना है ये 6 इंटू 10⁻3 है। ठीक है, 6 इंटू 10⁻- क्या है 7 है। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल नोमिकल है, जो आपके एग्जाम्पल के रूप में टेक्स्ट बुक में है। आवर्ती देकर फोटोन की ऊर्जा या फोटोन की ऊर्जा देकर आवर्ती क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, लैम्बडा देकर फोटोन की ऊर्जा या ऊर्जा देकर फोटोन की, ठीक है, ऊर्जा देकर फोटोन की लैम्बडा, ये डिस्कस किया जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ डी ब्रॉगली इक्वेशन पे भी आ सकता है। हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन लिखा लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, तो यहाँ देखो संवेग देकर लैम्बडा और लैम्बडा देकर संवेग, उसने कहा कि जो फोटोन है, ठीक है, या बोलेगा प्रकाश जब पार्टिकल है उसका संवेग देगा, आपको बोलेगा क्या निकालो, लैम्बडा निकालो, या फिर लैम्बडा देगा बोलेगा संवेग निकालो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सिंपल, उसने कहा लैम्बडा कितना है सर 4000 एंगस्ट्रॉम है, कितना है सर 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो बताइए संवेग कितना होगा, बताइए संवेग कितना होगा। तो लैम्बडा देकर संवेग, संवेग देकर लैम्बडा। तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो डी ब्रॉगली समीकरण हमने लिखी थी उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिक नोमिकल है चैप्टर 12 के, जो सबसे पहले हमें मिलेंगे
क्योंकि अभी तक यही फॉर्मूले मिले, एक तो फोटोन की ऊर्जा hν, तो आवर्त देकर ऊर्जा, ऊर्जा देकर आवृत्ति, या फिर E बराबर ऐसे अपॉन लैम्डा, लैम्डा देकर ऊर्जा या ऊर्जा देकर लैम्डा। थर्ड एक क्लास कैटेगरी हमने ये भी किया कि लैम्डा बराबर h अपॉन p होता है, तो सर यहाँ से संवेग देकर लैम्डा और लैम्डा देकर संवेग, ये क्वेश्चन भी छोटा सा डिस्कशन हो सकता है। तो ये था प्रकाश का माध्यमी संचरण, और इसको लेकर हमने साइंटिस्ट के 3 साइंटिस्ट पढ़े, न्यूटन कणिका सिद्धांत, मैक्स प्लांक का पैकेट सिद्धांत और फिर डी ब्रोगली सिद्धांत, और उससे थ्योरेटिकल पढ़ लिया, उसके कुछ नॉमिकल भी देख लिया। अब इसके नेक्स्ट हम करेंगे हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। जो भी प्रकाश, हाइगेन का जो तरंगांक सिद्धांत है वो भी प्रकाश का माध्यम में संचरण को लेकर ही बात करता है कि प्रकाश माध्यम में किस तरह से संचरित होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत, और ये जो सिद्धांत है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेन के तरंगांक सिद्धांत को लेकर हम प्रकाश की दो घटनाओं की व्याख्या कर पाएंगे। हमने कहा था प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं डेवलप करता है, तो हमने शुरू में लिखा दिया आपको, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ठीक है, तो हम इन पांचों घटनाओं को 1 बाय 1 लेंगे। 5 ही टॉपिक हैं, अपवर्तन, अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन, परावर्तन की व्याख्या, फिर व्यतिकरण, व्यतिकरण की व्याख्या, फिर विवर्तन, विवर्तन की व्याख्या, और लास्ट में कौन है, ध्रुवण। ये 5 टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं सर, अपवर्तन और परावर्तन। आप देखो अपवर्तन और परावर्तन नियम स्टडी करने की जो व्याख्या करने जाएंगे तो हमें हाइगेन सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। हाइगेन सिद्धांत को लेकर ही हम अपवर्तन और परावर्तन नियमों की व्याख्या कर पाएंगे। तो अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या करने के लिए पहले हमें हाइगेन सिद्धांत समझना होगा कि हाइगेन सिद्धांत ने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग प्रकाश माध्यम में कैसे चलता है, और हाइगेन सिद्धांत ने तरंगांक की बात की, मुख्य तरंगांक से जो सेकेंडरी तरंगांक है, द्वितीय तरंगांक, उसका निर्माण हम समझेंगे। तो पहले हाइगेन सिद्धांत समझना पड़ेगा, हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत खुद एक आर्टिकल है, तो जो कि कम से कम 2 से 3 मार्क्स में एग्जाम में डिस्कशन हो सकता है। तो हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत और उससे मुख्य तरंगांक से द्वितीय तरंगांक का निर्माण स्पष्ट करना, पहले ये समझेंगे, और फिर हाइगेन सिद्धांत समझने के बाद में हम शुरुआत करेंगे प्रकाश से उत्पन्न होने वाली घटनाएं और उनकी व्याख्या। पहले अपवर्तन और परावर्तन, उन सबको स्पष्ट करेंगे, अपवर्तन क्या है, उनके नियम क्या है, परावर्तन क्या है, उनके नियम क्या है, और फिर इन दोनों घटनाओं की व्याख्या किससे करेंगे, हाइगेन सिद्धांत से। ठीक है, तो पहले हमें हाइगेन सिद्धांत समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। हम बात कर रहे हैं सर हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। किसकी बात कर रहे हैं, हाइगेन के तरंगांक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। सर हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत क्या है, तो इसके नाम से अंडरस्टूड है। जैसे हमने बोला न्यूटन का कणिका सिद्धांत, तो उसने कहा प्रकाश माध्यम में कणिकाओं के रूप में चल रहे हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास आया था मैक्स प्लांक का पैकेट सिद्धांत, तो सर वहां हमने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चल रहा है। तो यहां भी वही है, हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत, हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहना चाह रहा है कि प्रकाश माध्यम में तरंगांक के रूप में संचरित होता है। हाइगेन के तरंगांक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश माध्यम में तरंगांक के रूप में संचरित होता रहता है, और प्रत्येक मुख्य तरंगांक अपने सेकेंडरी या द्वितीय तरंगांक का निर्माण करता रहता है, जिससे प्रकाश तरंगांक के रूप में माध्यम में आके संचरित होता रहता है। यही है हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। क्या कहा, हाइगेन के तरंगांक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश माध्यम में तरंगांक के रूप में संचरित होता रहता है, और प्रत्येक मुख्य तरंगांक क्या करता है सर, अपने सेकेंडरी तरंगांक, अपने द्वितीय तरंगांक का निर्माण करता है, जिससे आगे माध्यम में तरंगांक डेवलप होते जाएंगे और प्रकाश माध्यम में तरंगांक के रूप में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो यही है सर हाइगेन का तरंगांक सिद्धांत। ठीक है,
पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बना कि सर ये तरंगा किस बोल रहे सर, आपने कणिकाओं को डिफाइन कर दिया, आपने फोटोन को डिफाइन कर दिया, तो सर ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर ये तरंगा किसे कहेंगे आप, कि तरंगा एक्चुअल में है कौन। तो सबसे पहले हम तरंगा को डिफाइन करें कि तरंगा क्या है, तरंगा कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात करें। सर तरंगा किसे कहते हैं, तो देखो तरंगा की सिंपल सी डेफिनेशन है, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पर। हमें क्या करना है, ऐसे बिंदुओं को चुनना है, ऐसे बिंदुओं को चुनना है जिनकी कला क्या है, समान है, जो समान कला में कंपन कर रहे हो। आपको कुछ ऐसे कणों या ऐसे बिंदुओं का चुनाव करना है जो कि समान कला में कंपन कर रहे हैं। समान कला मतलब क्या है, अगर इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, तो इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी। तो आपको ऐसे बिंदुओं का चुनाव करना है जो कि समान कला में कंपित है। तो अगर आप इन समान कला में कंपित बिंदुओं को मिलाते हुए, इन समान कला में कंपित बिंदुओं को मिलाते हुए एक बिंदु पर तैयार कर दो, समान कला में कंपित बिंदुओं को मिलाते हुए एक बिंदु पर तैयार करो, तो ये जो बिंदु पथ है सर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तरंगांक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तरंगांक बोल रहे हैं। मतलब हमने क्या किया सर, ऐसे बिंदु चुने जिनकी कला समान है या जो समान कला में कंपित है। इसकी कला भी कितनी है ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी है ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी है ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी है ओमेगा टी। तो आप देखो इन सारे बिंदुओं की या सारे कणों की कला क्या है, समान। तो इन सारे कणों को मिलाते हुए, इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक बिंदु पथ तैयार किया, एक पथ तैयार कर लिया। इस पथ का नाम ही क्या है, तरंगांक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पथ। ऐसे बिंदु जो कि समान कला में कंपित है, उनको मिलाते हुए जो बिंदु पथ तैयार होता है, जो पथ तैयार होता है, उसी को हम बोलते हैं तरंगांक। तो डेफिनेशन क्या होगी तरंगांक की, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पथ। समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है सर, तरंगांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगांक। अब तरंगांक से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष, तरंगांक से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो नंबर 1 पहला क्या है सर, फर्स्ट तो यही बोल दूं कि तरंगांक का जो प्रत्येक बिंदु है वो उसकी कला क्या होती है, समान होती है या समान कला में कंपित होता है। तो पहला तो यही है कि तरंगांक का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है, समान कला में क्या करता है, कंपित होता है। नंबर 2, या प्रत्येक बिंदु की कला क्या होती है, समान होती है। अगर इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, तो इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी, और इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी। तो ये पहला है, पहला पॉइंट, तरंगांक से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। नंबर 1, तरंगांक का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है, या ऐसे बोलो तरंगांक के प्रत्येक बिंदु की कला क्या होती है, समान होती है। नंबर 2 करें सर नंबर 2 अभी आपने बोला कि तरंगांक का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है, या तरंगांक के प्रत्येक बिंदु की कला क्या होती है, समान होती है। इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी, इसकी कला भी कितनी होगी ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि सर अगर प्रत्येक बिंदु समान कला में है, तो अगर तरंगांक के किन्हीं दो बिंदुओं की कला का अंतर निकालें, अगर हम क्या निकालें, तरंगांक के किन्हीं दो बिंदुओं की कला का अंतर निकालें, अर्थात क्या निकालें, कलांतर निकालें। क्या निकालें, कलांतर निकालें। तो कला मतलब कला का अंतर, तो इसकी कला कितनी है ओमेगा टी, इसकी कला कितनी है ओमेगा, तो कलांतर निकालो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो कलांतर कितना आएगा सर, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका, तरंगांक का। क्या कि तरंगांक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो कलांतर है, तरंगांक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो कलांतर है वो ऑलवेज कितना होता है, शून्य होता है। ऑलवेज कितना होता है, शून्य। तो नंबर 1 क्या है, तरंगांक कौन है, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पर क्या कहलाता है, तरंगांक कहलाता है। फिर नंबर 2, इससे संबंधित निष्कर्ष क्या है, नंबर 1 तरंगांक का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है, अर्थात प्रत्येक बिंदु की कला क्या होती है, समान होती है। और नंबर 3 क्या है सर, तरंगांक के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो कलांतर है सर वो कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। और एक थर्ड और ध्यान रखना, आगे चल के प्रूव करेंगे कि सर ये है तरंगांक, ये कौन है आपका तरंगांक। तो तरंग संचरण किधर होगा, प्रकाश में जो तरंग संचरण, तरंग किस ओर बढ़ती है, तो ध्यान रखना तरंग संचरण सदैव तरंगांक के लंबवत दिशा में होता है। तरंग संचरण सदैव तरंगांक के लंबवत दिशा में होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो तरंग संचरण है, जो आपका तरंग संचरण है वो सदैव क्या होता है, सदैव सर तरंगांक के लंबवत दिशा में होता है, तरंगांक के लंबवत दिशा में होता है। तो ये तीनों आप ध्यान रखना। तरंगांक क्या है सर बता दिया, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पथ। समान कला में कंपित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है सर वही क्या होता है, तरंगांक होता है।
और तरंगाग से संबंधित निष्कर्ष क्या क्या? नंबर 1, तरंगाग का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है या प्रत्येक बिंदु कला समान होती है। नंबर 2, अगर प्रत्येक बिंदु कला समान है तो कलांतर कितना होगा? किन्हीं दो बिंदुओं के कला का अंतर कितना होगा? 0 होगा। तो तरंगाग के किन्हीं दो बिंदुओं के कला का जो अंतर होता है 0 होता है। नंबर 3, जो तरंग संचरण है वो सदैव तरंगाग के लंबवत दिशा में होता है। तरंग संचरण सदैव तरंगाग के लंबवत दिशा में होता है। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं तरंगाग के प्रकार। जो आपके तरंगाग है सर वो कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग के प्रकार, तो देखो तरंगाग का जो प्रकार है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो तरंगाग का प्रकार है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना, तरंगाग का प्रकार डिपेंड करता है स्रोत के आकार पे। कोई भी हम प्रकाश ले रहे हैं तो प्रकाश किसी न किसी स्रोत से निकलेगा, बल्ब से निकलेगा, ट्यूबलाइट से निकलेगा, ठीक है, टॉर्च से निकलेगा, कैसा, ठीक है, स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। तो जो तरंगाग का प्रकार है वो किस पे डिपेंड करता है? स्रोत के आकार पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्रोत के आकार पे डिपेंड करता है। उसने सबसे पहले कहा कि यदि स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो। स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो या फिर क्या हो? संकीर्ण हो। क्या हो? संकीर्ण स्रोत हो। स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो, बिंदुवत हो या संकीर्ण स्रोत हो। बिंदु मतलब गोल, बिंदु की तरह गोल है, बिंदुवत स्रोत हो, ठीक है, तो या फिर संकीर्ण स्रोत, छोटा स्रोत हो। संकीर्ण मतलब छोटा स्रोत हो, बिंदुवत एक छोटा या सूक्ष्म स्रोत ले लिया हमने, ठीक है, बिंदुवत स्रोत ले लिया, हाँ, या ऐसे कह सकते हो गोल स्रोत हो जिसका बल्ब क्या होता है? गोल होता है। तो सर बिंदुवत या संकीर्ण स्रोत है तो सर उससे तरंगा किस तरह से निकलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो बिंदुवत स्रोत है उससे जो तरंगाग है सर वो गोलीय तरंगाग के रूप में निकलता है। इससे जो प्रकाश निकला गोलीय तरंगाग के रूप में, फिर गोलीय तरंगाग, फिर गोलीय तरंगाग। तो ध्यान रखना बिंदुवत स्रोत में जो तरंगाग है सर वो गोलीय होता है। जैसे स्रोत का आकार, ध्यान रखना, जैसे स्रोत का आकार है वैसे ही तरंगाग का आकार होता है। स्रोत कैसा है? बिंदुवत, गोल है, तो उसका तरंगाग भी कैसा होगा? गोलीय होंगे। इससे तरंगाग भी कैसे होंगे? गोलीय होंगे। नेक्स्ट टॉपिक उसने बोला कि जो, ठीक है, बिंदुवत या संकीर्ण स्रोत में जो तरंगाग होंगे कैसे होंगे? सर गोलीय तरंगाग होते हैं। कैसे होते हैं सर? गोलीय तरंगाग होते हैं। तो जो तरंगाग का आकार है सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्रोत के आकार पे। और ये भी ध्यान रखना, जैसा स्रोत का आकार होता है, जैसा स्रोत का आकार होता है सर वैसे ही तरंगाग का आकार होगा। स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, गोल है, तो यहाँ जो तरंगाग है सर वो कैसे होंगे? गोलीय तरंगाग निकलेंगे। पहला गोलीय तरंगाग निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, फिर तीसरा निकल गया, तो ये आगे से माध्यम में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा स्रोत का आकार होता है वैसे ही तरंगाग का आकार होता है। स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, गोल है, तो तरंगाग भी कैसे होंगे? गोलीय होंगे। उसने कहा स्रोत कैसा हो? सर स्रोत उसने कहा रेखिक है, ठीक है, रेखिक स्रोत हो। तो रेखिक का मतलब रेखा में है, जैसे ट्यूबलाइट होती है। ट्यूबलाइट आप देखो कैसी होती है? रेखिक होता है, लंबाई में होती है। तो रेखिक स्रोत हो तो आप देखो इस तरह का ट्यूबलाइट लें तो उसमें आप देखो कि उसका आकार कैसा होता है ट्यूबलाइट का। देखिए आप देखो ट्यूबलाइट का जो आकार देखेंगे सर वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है, ठीक है। तो सर उससे निकलने वाले तरंगाग कैसे होंगे? तो बता तो दिया सर, जैसा स्रोत का आकार होगा, जैसा आपके स्रोत का आकार होगा सर वैसे ही क्या होगा सर उस, ठीक है, उससे निकलने वाले तरंगाग का आकार होगा। स्रोत कैसा है? बिंदुवत है, गोल है, तो तरंगाग भी कैसे होंगे? गोल होंगे, ठीक है। ऐसे ही स्रोत कैसा है? रेखिक है, बेलनाकार है। रेखिक को बेलनाकार, रेखिक को ट्यूबलाइट बेलनाकार है। तो अगर स्रोत बेलनाकार है तो इससे जो निकलने वाले तरंगाग है, इससे जो निकलने वाले तरंगाग है सर वो भी कैसे होंगे? सर बेलनाकार होंगे। कैसे होंगे? बेलनाकार तरंगाग होंगे। तो यहाँ आप देखो कैसा स्रोत निकला सर? बेलनाकार तरंगाग निकलेगा। तो आप देखो कि तरंगाग कितने प्रकार के हैं सर? गोलीय तरंगाग भी होते हैं, बेलनाकार तरंगाग भी होंगे, आगे चल के समतल तरंगाग भी स्टडी करेंगे। तो आप देखो तरंगाग गोलीय भी हो सकते हैं, तरंगाग बेलनाकार भी हो सकते हैं, तरंगाग समतल भी हो सकते हैं। पर ये किस पे डिपेंड हो रहा है कि तरंगाग गोलीय होंगे या बेलनाकार होंगे या समतल होंगे? किस पे डिपेंड कर रहा है सर? ये डिपेंड कर रहा है स्रोत के आकार पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्रोत के आकार पे डिपेंड कर रहा है कि स्रोत का आकार कैसा है। स्रोत अगर बिंदुवत है तो बिंदुवत है तो तरंगाग कैसे होंगे? गोलीय। अगर स्रोत कैसा है? रेखिक है, बेलनाकार है, तो तरंगाग कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो स्रोत के आकार पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा होगा। लास्ट एंड फाइनल तीसरा, सर तीसरा क्या है? देखो थर्ड कैटेगरी हम बात करें, थर्ड कैटेगरी ये यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा, अगर स्रोत कैसा हो? लार्जेस्ट हो, बहुत बड़ा स्रोत हो, ज्यादा लार्जेस्ट स्रोत हो। स्रोत
स्रोत किसी स्रोत से निकलने वाले तरंगा का आकार कैसा होगा वो डिपेंड कर रहा है स्रोत का आकार कैसा है। स्रोत का आकार कैसा है, बिंदुवत है, गोल है, तो तरंगाग भी गोल ही है। स्रोत कैसा रेखिक है या बेलनाकार है, तो तरंगाग भी कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो अब लास्ट में एक और है कि अगर जो स्रोत हमने लिया सर वो लार्जेस्ट हो, तो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट हो, बहुत बड़ा हो, तो सर उससे निकलने वाला तरंगाग कैसा होगा। तो यहाँ हम आंसर देंगे कि सर लार्जेस्ट का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे सूर्य की बात करो, किसकी बात करो, सूर्य की बात करो, सूर्य बहुत बड़ा स्रोत होता है, लार्जेस्ट स्रोत होता है, तो सर उसका तरंगाग कैसा होगा, तो उसका तरंगाग होगा समतल। कैसा होगा, समतल तरंगाग होता है। उससे जो निकलने वाला तरंगाग वो कैसा होगा, समतल होगा। जी सर, अभी तो आपने कहा कि जैसा स्रोत का आकार होता है वैसा ही तरंगाग होगा। हमने कहा सूर्य तो गोल है सर, तो उससे निकलने वाला तरंगाग भी क्या होगा, गोल ही होगा। तो हम बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं। तो सूर्य है, सूर्य से निकलने वाला तरंगाग कैसा होगा सर, गोलाकार ही होगा। पर आप बताइए क्या हम उसकी गोलाई को देख पाएंगे। कहने को तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल ही है, हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, पर क्या हम वो पृथ्वी हमें गोल नजर आती है क्या, नहीं सर, पृथ्वी हमें समतल दिखती है। इस सूर्य से निकलने वाला तरंगाग गोलीय ही होता है, पर क्या हम उसकी गोलाई को देख पाएंगे, नहीं सर। ठीक है, गोलाई को देखने के लिए हमें सूर्य से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। आप देखो, पृथ्वी से सूर्य देखो आपको गोल दिखेगा, पर पृथ्वी से पृथ्वी को देखो सर समतल दिखेगी। ठीक है, तो सूर्य गोल है, इससे निकलना तरंगाग भी गोलीय ही होगा, लेकिन उसकी गोलाई को हम नहीं देख पा रहे। वो तो हमें सामने से कैसे दिखेगा, समतल ही दिखेगा। जैसे पृथ्वी कहने को गोल है पर कैसे दिखती है, फ्लैट, उसकी गोलाई को हम नहीं देख पा रहे। गोलाई देखने के लिए हमें इससे डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चंद्रमा से देखोगे पृथ्वी को तो फिर हमें गोल दिखेगी। ठीक है, लेकिन आप पृथ्वी देखो तो क्या दिखेगा, समतल। तो सूर्य कैसा स्रोत, लार्जेस्ट स्रोत है सर, बहुत बड़ा स्रोत है, तो इससे निकलना तरंगाग कैसा, गोलीय ही है, पर वो हमें कैसा नजर आएगा, समतल। तो ध्यान रखना कि जब स्रोत बहुत लार्जेस्ट होता है तो तरंगाग कैसा होता है सर, समतल तरंगाग होता है। कैसा होता है सर, समतल तरंगाग होता है। तो हमने 3 टाइप के तरंगाग की बात की, 3 प्रकार के तरंगाग होंगे। एक होगी गोलीय तरंगाग, एक होते हैं बेलनाकार तरंगाग, और लास्ट में बता दिया समतल तरंगाग। पर ये जो तरंगाग है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है स्रोत के आकार पे। स्रोत कैसा है, बिंदुवत है या संकीर्ण स्रोत है, तो तरंगाग कैसे होंगे, गोलीय। पर अगर स्रोत कैसे हैं, रेखिक है या बेलनाकार है, तो तरंगाग कैसा होगा, बेलनाकार। अगर स्रोत क्या है, लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा स्रोत है, तो तरंगाग कैसा होता है, समतल। तो यहाँ हमने ये किया, हाइगेन का तरंगाग सिद्धांत का आधा भाग हमने कर लिया। हाइगेन तरंगाग सिद्धांत का हमने आधा भाग कर लिया। नंबर 1, हाइगेन तरंगाग सिद्धांत क्या है, तो बहुत सिंपल है। हाइगेन तरंगाग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश माध्यम में तरंगाग के रूप में संचरित होता है, और हाइगेन के तरंगाग सिद्धांत का प्रकाश माध्यम में तरंगाग के रूप में संचित होता है, और प्रत्येक मुख्य तरंगाग अपने द्वितीय तरंगाग का निर्माण करता है, और इस प्रकार प्रकाश माध्यम में तरंगाग के रूप में आगे की ओर बढ़ता रहता है, संचरित होता रहता है। तो ये है हाइगेन का तरंगाग सिद्धांत। ठीक है, डिफाइंड हो गया। नंबर 1, सर तरंगाग किसे कहते हैं, इसी में आगे पूरा करना पड़ेगा। तरंगाग क्या है, तरंगाग की प्रॉपर्टीज क्या है, तरंगाग कितने प्रकार का होता है, फिर एक लास्ट टॉपिक करेंगे कि मुख्य तरंगाग से द्वितीय तरंगाग का निर्माण। ये पूरा हाइगेन सिद्धांत होता है। ठीक है, तो तरंगाग को बता दो दिया सर, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पर, समान कला में कंपित बिंदुओं का बिंदु पर तरंगाग कहलाता है। फिर तरंगाग से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष नंबर 1 बता दिया। जैसे तरंगाग का प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपित होता है। नंबर 1, प्रत्येक बिंदु कला समान होती है। अब कला का समान तो कलांतर कितना होगा, 0। तो सेकंड ये है कि तरंगाग के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कलांतर कितना होता है, 0 होता है। नंबर 3, सर तरंग संचरण सदैव तरंगाग के लंबवत होगा। प्रकाश तरंग सदैव कहाँ चलेगी, तरंगाग की लंबवत दिशा में संचरित होती है। फिर इसके बाद तरंगाग के प्रकार तो बता दिया, तरंगाग गोलीय भी होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं, समतल भी होते हैं। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं सर, वो डिपेंड करता है स्रोत के आकार पे। किस पे डिपेंड करता है, स्रोत के आकार पे। स्रोत कैसा है, बिंदुवत है या संकीर्ण है, तो गोलीय तरंगाग होगा। स्रोत कैसा है, रेखिक स्रोत है, तो बेलनाकार तरंगाग होगा। स्रोत कैसा है, सर लार्जेस्ट है, बहुत ज्यादा विस्तृत स्रोत है, तो फिर कैसा तरंगाग होगा, समतल। तो ये क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, ध्यान रखना कि बिंदुवत स्रोत में तरंगाग का आकार कैसा होगा, गोलीय। जब स्रोत बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है, तो तरंगाग कैसा होगा, समतल होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट के रूप में, छोटे क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये हमने तरंगाग का आधा भाग कर लिया, हाइगेन के तरंगाग सिद्धांत का आधा भाग किया। हाइगेन सिद्धांत क्या है, तरंगाग किसे कहते हैं, तरंगाग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तरंगाग कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका आधा भाग अभी बचा हुआ है। क्या ये सिद्धांत हमें क्या कह रहे हैं, उसने कहा कि प्रकाश तरंगाग के रूप में चलता है, और प्रत्येक मुख्य तरंगाग अपने सेकेंडरी तरंगाग का निर्माण करेगी। ये आपका मुख्य तरंगाग है, अब मुख्य क्या करेगा, सेकेंडरी तरंगाग निर्माण करेगा, फिर ये मुख्य बन जाएगा, फिर ये अपने सेकेंडरी तरंगाग निर्माण करेगा,
तो इस तरह से तरंगांक आगे बनते जाएंगे, माध्यम में संचरित होते चले जाएंगे। क्या कहता है हाइगन? हाइगन ये कहता है कि एक तरंगांक है वो मुख्य है, वो अपने सेकेंडरी का निर्माण करेगा, फिर जो सेकेंडरी डेवलप हुआ वो मुख्य बन जाता है, फिर वो अपने सेकेंडरी का डेवलप करेगा, फिर ये जो सेकेंडरी है फिर ये मुख्य बन गया, फिर ये अपने सेकेंडरी डेवलप करेगा। तो इस तरह प्रत्येक तरंगांक एक नए तरंगांक का निर्माण करता है, और जिससे तरंगांक माध्यम में आगे की ओर डेवलप होते चले जाते हैं और माध्यम में संचरित होते चले जाते हैं। तो यही सीखना है कि एक मुख्य तरंगांक से द्वितीय तरंगांक का निर्माण कैसे हुआ। एक प्रत्येक मुख्य तरंगांक अपने सेकेंडरी तरंगांक का निर्माण कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो यही इसका आधा भाग बचा हुआ है। क्या? हाइगेन तरंग सिद्धांत में मुख्य तरंगांक से द्वितीय तरंगांक का निर्माण स्पष्ट करना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमने अभी ये बताया आपको कि हाइगेन सिद्धांत क्या है और हाइगेन सिद्धांत को लेकर तरंगांक और तरंगांक के प्रकार आपको डिफाइन किए। ठीक है, इसका आधा भाग बचा हुआ है, मुख्य तरंगांक से द्वितीय तरंगांक का निर्माण, पहले वो सीखेंगे और उसके बाद में फिर हाइगेन सिद्धांत को लेंगे और फिर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे और हाइगेन सिद्धांत को लेकर ही परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो नेक्स्ट तो फिर हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे कि 5 बड़ी घटनाएं अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो पहले करेंगे अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन की व्याख्या किससे? हाइगेन सिद्धांत से। फिर नंबर 2 परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, उनकी व्याख्या किससे? हाइगेन सिद्धांत से। तो 2 घटनाएं होगी। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? व्यतिकरण, फिर क्या करेंगे? विवर्तन और फिर क्या करेंगे? ध्रुवण, और चैप्टर फिनिश। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं।